लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। 9 दिसंबर से मैप माई इंडिया का आईपीओ खुलेगा। ये दरअसल कंपनी लीडिंग प्लेयर है एडवांस डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो गूगल मैप्स करता है ये इन्होंने 1992 में करना शुरू किया था। मैप माई इंडिया के चेयरमैन और एमडी राकेश कुमार वर्मा और होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ रोहन वर्मा हमारे साथ है। कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन, आपका इशू खुल रहा है, 1000 के ऊपर का इशू प्राइस है। लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दरअसल, क्योंकि आप लोगों ने कंपनी की शुरुआत राकेश जी 1992 में की और अब आकर फाइनली लिस्टिंग की तैयारी है। हमारे दर्शकों ने कुछ ने सुना होगा कंपनी के बारे में, कुछ को शायद नहीं पता है कंपनी क्या करती है। अगर आप सबसे पहले समझा पाए आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किन किन स्ट्रीम से रेवेन्यू आता है। बिजनेस मॉडल बताने के पहले मैं ये समझा दूं कि हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं और उसको हम कैसे बेचते हैं और उसके बाद उससे कैसे रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये 3 भाग में अगर बताना हो तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली डिजिटल मैप, आज की तारीख में हम उसे एडवांस डिजिटल मैप्स कहते हैं। उसके बेसिस पर, उस प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए यूनिक चीज बन गई है। प्लेटफॉर्म के चलते हम उसके थ्रू एपीआईज अवेलेबल कर देते हैं और इस एपीआईज को यूज कर सकता है कोई भी एंटरप्राइज कस्टमर अपने एप्लीकेशन में। दूसरा, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और डिजिटल मैप प्रोडक्ट के थ्रू हम अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ऑटोमोटिव कंपनीज को नेविगेशन, जिसको हम कहते हैं एन केस, नेविगेशन, कनेक्टेड सर्विसेज, कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस, एडैस, फिर आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इनको लेते हुए हम सारी गाड़ियों को, गाड़ी मतलब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल, तीनों की बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म मैं समझ रही हूँ सर। आपने बेसिकली कहा कि मैपिंग का इस्तेमाल जिन एरियाज में हो सकता है वहां पर आप कर रहे हैं। लार्जर पार्ट ऑटो बिजनेस से आता है, एपीआई में भी है, ऑफ कोर्स कुछ मैं पढ़ भी रही थी कि लॉजिस्टिक्स कंपनियों के भी साथ काम करते हैं। रोहन, ये मुझे समझाइए, B2B बिजनेस है लार्जली जहां तक मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या B2C यानी कि सीधे कंज्यूमर तक जो कनेक्ट है वो भी आप कारोबार करते हैं? एक समय में मैप माई इंडिया के वो मॉड्यूल्स आते थे जो गाड़ियों में इंस्टॉल किए जा सकते थे। तो B2B वर्सेस B2C वो रेवेन्यू ब्रेकअप इस समय क्या है? हाँ, देखिए, हम लोग B2B और B2B2C फोकस डेटा एंड टेक्नोलॉजी, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड मैप्स एज अ सर्विस कंपनी है। हमारा लार्ज मेजॉरिटी रेवेन्यू B2B और B2B2C से ही आता है। हमारी जो हम कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और जो एनुअल न्यू ऑर्डर बुकिंग्स है हमारे, वो पिछले 3 साल में FY19 से FY21 से में 3.3 टाइम्स 330% बढ़ा है, फ्रॉम 141 करोड़ टू 468 करोड़। इतना आप ऑर्डर ग्रोथ देख रहे हैं। रेवेन्यू हमारा जो है वो FY21 में 152 करोड़ था और FY22 के पहले सिर्फ 6 महीने में 100 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये, और जो एड्रेसेबल मार्केट है हमारा B2B और B2B2C का, वो फ्रॉस्ट एंड सलिवन कहता है 2025 में 47,000 करोड़, 47,000 करोड़ तक पहुंचेगा। तो काफी हेडरूम है हमारे पास ग्रोथ में। आप रेवेन्यू ग्रोथ में देख रहे हैं, आप ऑर्डर बुकिंग के ग्रोथ में देख रहे हैं। I get your point, रोहन, लेकिन ये जो B2B2C का मार्केट है ये एग्जैक्टली क्या है? ये क्या प्राइमरीली जो ऑटो सेगमेंट के लिए आप लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं? मिसाल के तौर पर जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी नेविगेशन की कुछ गाड़ियों में लगती है, क्या वो प्राइमरीली B2B2C है? बिल्कुल, B2B2C के हम लोग के 2 मतलब होते हैं। एक जो कार्स के अंदर या 2 व्हीलर्स के अंदर या इवन जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर और मैप्स और टेक्नोलॉजी एम्बेडेड जा रहे हैं वो। और दूसरा जो कंज्यूमर फेसिंग एप्स है, आप लोग सब पॉपुलर एप्स यूज करते हैं कस्टमर्स के, जैसे फोन पे हो, चाहे और भी फिनटेक एप्स हो या ई कॉमर्स एप्स हो, उसमें जो हमारे एपीआईज जाते हैं, इसको हम B2B2C कहते हैं।
और इस तरह से मैपमा इंडिया के जो कस्टमर्स हैं B2B वाले, जो अपने कंज्यूमर्स के पास हमारे मैप्स को ले जा रहे हैं, आप ये भी सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोविन प्लेटफॉर्म, जहां पे वैक्सीन के लिए आदमी सर्च करके बुक करता है, वो भी हमारे मैप से पावर्ड है। Okay. या गवर्नमेंट का डिजिटल स्काई ड्रोन प्लेटफॉर्म, वो भी पावर्ड है। तो यही हमारा B2B2C बिजनेस है। और B2B में आप सोचिए कि HDFC बैंक, एयरटेल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, कई सारे एंटरप्राइजेस, तो वास्ट नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स है, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या फिर क्लियरली ये प्राइवेट प्लेयर्स। रोहन, मैं आपसे आगे का आउटलुक पूछूंगी जरूर, लेकिन राकेश जी, इस समय जो आपका प्राइम कॉम्पिटिटर है वो गूगल मैप्स है, क्योंकि एक तो एंड्रॉइड में एम्बेडेड है। सबसे पहले अगर किसी को कुछ जगह ढूंढनी है तो गूगल मैप्स पर जाता है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इस समय? आपने सही कहा, लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसका नाम आपने लिया वो B2C मार्केट में है। मैपमा इंडिया B2C मार्केट में नहीं है। मैपमा इंडिया B2B और B2B2C मार्केट में है। ये दोनों मार्केट काफी फर्क होता है और दोनों के अप्रोचेस और बिजनेस मॉडल डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हम उनके रहने से हमारा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। रादर मैं तो यही कहूंगा कि ओवरऑल एडॉप्शन इस टेक्नोलॉजी का बढ़े, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। ओके, राकेश जी, प्राइमरली इस समय आपका जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग निवेशक एग्जिट ले रहे हैं। मुझे ये बताइए, इशू के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या रहेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जापानीज जो एंटिटी है जेनड्रिन 18% हिस्सा होल्ड करती है, वो अगर स्टेक सेल कर रहे हैं तो क्या इस समय उनके साथ जो टेक्नोलॉजी टाई अप है या फिर जो आपने अब तक प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? आपने 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे। आईपीओ होने के बाद पोस्ट लिस्टिंग प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग 53% रहेगा, 53 अप्रोक्सीमेटली। जहां तक स्टेक बेचने की बात है, इट इज एन ऑफर फॉर सेल। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, अगर सब लोग मिलजुल के कुछ न बेचें तो आईपीओ कैसे होता। उसी में आपने देखा है कि क्वालकॉम हो या जेनरिन हो, इन सब ने अपना अपना पार्ट कंट्रीब्यूट किया है। तीसरी बात रही जेनरिन की कि उनका स्टेक कम होने से उन पर क्या असर पड़ेगा। जेनरिन के साथ हमारा शेयर होल्डिंग का सिर्फ रिलेशनशिप नहीं था, बिजनेस रिलेशनशिप 2011 से है, जो हमें सपोर्ट करते हैं जापान में जापानीज और पर्टिकुलरली जापानीज ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ। वो अग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा और जेनरिन और मैपमा इंडिया का रिलेशनशिप और भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, है और रहेगा इस पोस्ट लिस्टिंग के बाद। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी कंपनी को देखें तो हाईली प्रॉफिटेबल है। 35% EBITDA FY21 में था और इस साल के फर्स्ट हाफ में 45% पहुंच गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी 80 करोड़ जनरेट हुआ लास्ट ईयर में, और एज ऑफ सितंबर 21 हम 380 करोड़ के कैश पे बैठे हैं। तो एक्चुअली कंपनी को कैश की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पब्लिक इसलिए जाने का इंटरेस्ट था कि हम भी अपना दायरा बढ़ाएं, अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को भी एक क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि नॉट जस्ट आर वी अ 25-year-old इनोवेटर, but now as a public listed company we can take up larger and larger projects, more and more business, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ती है। I get your point, रोहन। शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। इनफैक्ट मैं आपसे आखिर में सवाल यही पूछने वाली थी फाइनेंशियल्स के बारे में, और आपने डिटेल दे दिया कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं एटलीस्ट पिछले 3 सालों से। ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरेस्टिंग टू सी कि आप फाइनली बाजार में आए हैं। अब याद रखिएगा कि 9 तारीख को ये इशू खुलने वाला है। वो प्राइस बैंड 1000 से 1033 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी रफली 6000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशंस डिमांड कर रही है इस प्राइसिंग पर। लेंगे एक छोटा सा